यूनिट नंबर 2 एग्रीगेट डिमांड का। ठीक है, वेरी वेरी इजी चैप्टर, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे एग्जाम में क्वेश्चंस देखा गया है कि रिपीटेडली आ ही रहा है। ठीक है, तो हम लोग ने जो बेसिक चैप्टर पढ़ा था, मतलब यूनिट नंबर 1 पढ़ा था, उसमें हम लोग को ये समझ में आया था कि आखिरकार एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, एमपीसी क्या होता है, एपीसी क्या होता है, सब हमने पढ़ा, बेसिक टर्म्स पढ़ा हमने, जिससे हमें समझ में आया कि आखिरकार जो हम चैप्टर के बारे में बता रहे हैं एग्रीगेट डिमांड, तो वो आखिरकार है क्या। ठीक है, तो उस चैप्टर में हम लोग को ये समझ में आया कि सर बेसिक टर्म्स क्या क्या है, और उसका थोड़ा बहुत इन डेप्थ समझ में आया कि अगर हम लोग को चार्ट्स वगैरह बनाना है तो वो कैसे हम लोग बनाएगा। इस चैप्टर में हम लोग को ये समझ में आएगा कि सर हम लोग ने जो फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था ना, फर्स्ट यूनिट जो हम लोग ने पढ़ा था, उसमें हम लोग ये तो पढ़ा था कि सर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बीच में एक रिश्ता तो है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड जो है और एक एग्रीगेट सप्लाई जो है, उनके बीच में एक रिश्ता तो है। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई के बीच में एक रिश्ता तो है, बट वो कैसा रिश्ता है। ठीक है, वो रिश्ता को आज हम लोग डिटरमाइन करेंगे, आज तो रिश्ता को सीमेंट करेंगे कि आखिरकार इनके दोनों के बीच में क्या चक्कर चल रहा है, कितना ये लोग आपस में डिपेंडेंट है, ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है कि एग्रीगेट डिमांड जो यानी कि एज अ होल पूरा कंट्री का डिमांड फॉर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो वो जो पूरा का पूरा एग्रीगेट डिमांड है ना, वो डिपेंडेंट है ऑन दी एग्रीगेट सप्लाई, कि कितना देश में सप्लाई होने वाला है, उस हिसाब से जो है मार्केट में डिमांड हो तो अच्छा है। एंड सिमिलरली जो एग्रीगेट सप्लाई है ना, वो डिपेंडेंट है ऑन द एग्रीगेट डिमांड, यानी कि सर सप्लाई जो करने वाला इंसान है, यानी कि कौन सप्लाई करने वाला कौन है, जो सेलर्स है, वो डिपेंडेंट है कि आखिरकार मार्केट में डिमांड कैसा होगा, उस हिसाब से हम सामान जो है वो प्रोड्यूस करेगा, ताकि मार्केट में एक सप्लाई और डिमांड के बीच में बैलेंस रह जाए। ठीक है, समझ में आया। तो यानी कि हम लोग को ये समझ में आया कि दोनों के बीच में रिश्ता ऐसा है कि सर ये लोग क्या है ना कि आपस में इंडिपेंडेंट, इनको कैरेक्टरिस्टिक्स तो है, एग्रीगेट डिमांड का एक अपना कैरेक्टरिस्टिक है, एग्रीगेट सप्लाई का एक अपना कैरेक्टरिस्टिक है, बट जब ये लोग का बात आता है आपस में, तो हम लोग को ये समझ में आया कि दोनों के बीच में बहुत गहरा रिश्ता है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है, एंड सिमिलरली एग्रीगेट सप्लाई जो है वो एग्रीगेट डिमांड के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी एक दूसरे के बिना ये लोग रह नहीं पाते हैं। भले ये लोग बोले कि हम लोग अलग अलग हैं, बट जब साथ खड़े करते हैं तो हमें समझ में आता है कि इन दोनों को जुदा करना, आय हाय, ठीक है, डिफरेंशिएट करना पॉसिबल नहीं है। तो सर यही चीज को हम लोग सीमेंट करेंगे कि आखिरकार एक टर्म आज हम लोग पढ़ेंगे केनीशियन थ्योरी के हिसाब से। ठीक है, जो कि है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन। ठीक है, बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन से बेटर मैं बोलूंगा कि एकदम ऑप्टिमम सिचुएशन, बेस्ट पॉसिबल नहीं बोलूंगा, ऑप्टिमम सिचुएशन बोलूंगा, जो कि मार्केट में एस्टैब्लिश हो जाएगा इन रिलेशन टू एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ये हम लोग को आज समझने का है। तो ये जो इनकम डिटर्मिनेशन वाला पार्ट है ना, इनकम डिटर्मिनेशन वाला पार्ट, दिस टॉक्स अबाउट इक्विलिब्रियम। ठीक है, कि देश में ऑप्टिमम सिचुएशन कब क्रिएट क्रिएट आपका होगा। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर जो है ना सर दो पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, और हल्का सा शुरू का पार्ट का थियरी एंड जो मल्टीप्लायर वाला पार्ट लिखा हुआ है आप लोग का यहाँ पे, उसके हिसाब से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछता है। जैसे कि मैंने आपको बोला था लास्ट चैप्टर में कि थोड़ा बहुत सर एमपीसी से आपको आइडिया अगर होगी, एमपीसी एमपीएस, और अगर आपको कंजम्पशन फंक्शंस और सेविंग्स फंक्शन अगर समझ में आ गया है, तो आप हर टाइप का प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है उसमें से कर सकते हो। सिमिलरली इसमें भी क्या है कि मल्टीप्लायर वाला पार्ट से प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछते हैं, एंड देयर इज अ गुड न्यूज कि ये प्रैक्टिकल करने के बाद यूनिट नंबर 3 में कोई प्रैक्टिकल नहीं है, तो सिर्फ यही चैप्टर में आपका लास्ट प्रैक्टिकल अवेलेबल है, उसके अलावा और प्रैक्टिकल अवेलेबल नहीं है। बट मैंने आपको बोल दिया था एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो इट इज अ बिग लॉस फॉर यू। ठीक है, तो आप लोग डेफिनेटली इन दोनों का सम्स वगैरह को प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस वगैरह को देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं कमिंग बैक टू द चैप्टर, हम लोग को ये समझ में आया कि सर इनकम डिटर्मिनेशन वाला पार्ट हो गया सर ऑप्टिमम सिचुएशन इक्विलिब्रियम निकालने का तरीका। ठीक है, हमें इसे सीमेंट करना पड़ेगा कि क्यों सर एडी और एएस आपस में रिलेटेड है, कौन सा बेस्ट ऑप्टिमम सिचुएशन है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के लिए। ठीक है, और एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के अलावा भी कोई तरीका है क्या जिससे हम बता सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी कि एकदम ऑप्टिमम सिचुएशन क्रिएट हो चुका है। तो ये हो गया यूनिट 2 का पार्ट ए, जो हम लोग डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, और सेकेंड पार्ट है सर मल्टीप्लायर के बारे में, कि मल्टीप्लायर का मतलब है कि अगर मैंने मार्केट में पैसे इंट्रोड्यूस कर दिए, अगर मैंने मार्केट में पैसे इंट्रोड्यूस कर दिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 1000 रुपीज मार्केट में इंट्रोड्यूस किए, और वो पैसे जो है आपको पता है, जैसे मैंने अगर मार्केट में 1000 रुपए खर्चा किया, तो वो बंदा जो है 1000 रुपए किसी और को स्पेंड करेगा, फिर उसमें से कुछ अमाउंट स्पेंड होगा, फिर उसके बाद उसके कुछ अमाउंट स्पेंड होगा, फिर दूसरा के पास उस अमाउंट से कुछ स्पेंड होगा, तो ऐसे स्पेंड होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है,
एंड फाइनली जो पैसे है वो कितना टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, यानी कि अगर मैंने 1000 रुपीज अगर मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दिए हैं तो पैसे कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे। ये हम लोग पढ़ेंगे इन द चैप्टर ऑफ मल्टीप्लाई, यानी सॉरी इन द पार्ट ऑफ मल्टीप्लाई। तो वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी बेसिक। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि शुरू का यूनिट अगर आपने ढंग से कर लिया ना तो आप लोग के लिए ये वाला यूनिट जो है केक वॉक है, केक वॉक। ठीक है, एकदम ऐसा लगेगा बचकान चैप्टर है, बट ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए ध्यान रखना। इसलिए यूनिट नंबर 1 में इतना टाइम लगाया हम लोगों ने ताकि आप लोगों के लिए अब जो आगे के यूनिट्स है वो बहुत ज्यादा सिंपल बन जाए। ठीक है, तो पहले वाला पार्ट डिस्कस करते हैं, इनकम डिटर्मिनेशन वाला पार्ट डिस्कस करते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो डिस्कस करते हैं सर आपस में। ठीक है, अब देखो सर, मार्केट में इक्विलिब्रियम पहुंचने का दो तरीका है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में पहुंचने का यानी ऑप्टिमम सिचुएशन में पहुंचने का दो तरीका है। ठीक है, एक है आपका एग्रीगेट डिमांड, हम लोगों ने देख लिया एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, एंड नंबर 2 है आपका एस एंड आई अप्रोच। सर ये क्या है दोनों, क्या लिख दिया आपने, समझ में नहीं आ रहा है। तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई तो समझ में आ रहा था कि आपने बोला था कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बीच में एक रिश्ता है। ठीक है, ये एस आई अप्रोच क्या है, अरे थोड़ा सा रुको बता रहा हूँ, आराम से एक एक करके बताता हूँ। ठीक है, पहले तो हमें ये समझ में आ गया कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बीच में कुछ ना कुछ तो रिश्ता है। ठीक है, और हमने ये भी देखा कि एग्रीगेट सप्लाई जो है इट इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन एग्रीगेट डिमांड, एंड सिमिलरली द एग्रीगेट डिमांड इज आल्सो वेरी मच डिपेंडेंट ऑन एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं कि हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन में किस तरीके से पहुंच सकते